बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर लेंगे एंटी रिदमिक ड्रग्स की डिफरेंट जो क्लासेस आ जाती हैं। सबसे पहले क्लास 1 में आ जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दैन क्लास 2 में आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लास 5 में कुछ मिसलेनियस एजेंट्स आ जाते हैं जिसमें हम बात करेंगे एडिनोसिन, डिजॉक्सिन, मैग्नीशियम सल्फेट और रेनोलोजीन की। अब चूंकि हम लोगों ने कार्डियक मायोसाइट्स की एक्शन पोटेंशियल पढ़ी और हमने देखा कि उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है उसका डिपेंड होता है सारा सोडियम के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर और कैल्शियम के आयंस के ऊपर जो है वो मेनली डिपेंड कर रही होती है उसकी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वगैरह। अब ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर जो डीपोलराइजेशन है वो सोडियम चैनल्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एट्रिया वेंट्रिकल के मसल फाइबर, खास तौर पे वेंट्रिकुलर मसल फाइबर, उनके अंदर जो हम लोगों ने रैपिड डीपोलराइजेशन का फेज देखा था जो कि सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से हो रहा था। अब हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जब इस्तेमाल करेंगे तो वो बेसिकली इस रैपिड अपस्ट्रोक वाले फेज को जो है वो स्लो डाउन कर लेंगी और इस तरह से एरिथमियास को करेक्ट करने की कोशिश करेंगी। सेकेंडली जो है वो बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा रिसेप्टर्स का भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से वो कैल्शियम की ओवरलोडिंग काज करवा रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात है, कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है एसए नोड और एवी नोड जो स्पेशलाइज कार्डियक मायोसाइट्स हैं उनकी कंडक्शन में, उनकी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के अंदर। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कैल्शियम या केटाइंस की ओवरलोडिंग नहीं होने देंगे बीटा ब्लॉकर्स जब हम इस्तेमाल करेंगे। थर्डली जो है वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स आ जाती हैं एरिथमियास को करेक्ट करने के लिए। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि जो हमें पता है पोटाशियम आयंस इन्वॉल्व होते हैं रीपोलराइजेशन फेज 3 के अंदर, तो ये फेज 3 को जो है वो प्रोलॉन्ग कर देंगे। पोटाशियम चैनल ही जब ओपन होंगी तो ऑफ कोर्स रीपोलराइजेशन ही होगी और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाना है। सही है। देन आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनका अगेन वही काम है कि ये जो एसए नोड और एवी नोड है उसके अंदर फेज 4 की डीपोलराइजेशन को स्लो डाउन करेंगे। अच्छा जी, इस फिगर में जो है वो परकंजी या फिर वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल सेल्स की एक्शन पोटेंशियल बताई हुई है। तो यहाँ से हम लोग ये जो डिफरेंट क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्शन कौन सी साइड पे एक्ट करेंगी, और दो मेन पॉइंट्स जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं। ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाती हैं वो बेसिकली ये फेज़ 0 के अपस्ट्रोक को जो है वो स्लो डाउन करेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि फेज़ 0 का जो अपस्ट्रोक है वो बेसिकली सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होती है, एकदम से जो है वो रैपिड अपस्ट्रोक जा रहा होता है, तो उस अपस्ट्रोक को जो है वो स्लो डाउन करेंगी। अब बेसिकली होता ये है कि जो सोडियम का एक सेल के अंदर अपस्ट्रोक होता है ना, उसके रिजल्ट में थोड़े बहुत सोडियम के जो आइंस हैं वो दूसरे सेल के अंदर भी लीक करके चले जाते हैं। वो दूसरे सेल को जो है वो डीपोलराइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड की तरफ लाते हैं और देन जो है वो डीपोलराइज होता है। तो इस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ कंडक्ट करती है। अब हम लोगों ने दे दिए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स इस सेल के अंदर ज़्यादा नहीं होगा। जब इस सेल के अंदर इन्फ्लक्स ज़्यादा नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि नेक्स्ट सेल की जो कंडक्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो है एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगी। तो ऐसी तमाम ड्रग्स जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेंगी। लेट्स से कि वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर क्या है कि एक सेल डीपोलराइज हुआ, दूसरी सेल डीपोलराइज हुआ, तीसरा सेल डीपोलराइज हुआ, तो हमें पता है वेंट्रिकुलर मसल की जो आ जाती है डीपोलराइजेशन, उसको हम लोग ईसीजी पे देख रहे होते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो ऐसी तमाम ड्रग्स जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि कंडक्शन वेलोसिटी को जिन्होंने प्रोलॉन्ग करना है वो क्या करेंगी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जो है वो इन्हांस कर लेंगी, बढ़ा देंगी, उसका जो इंटरवल आ जाता है, ठीक है, उसको प्रोलॉन्ग कर लेंगी। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी ड्रग्स जो कि हम लोगों ने पढ़ी, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, जो क्लास 3 के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये भी वेंट्रिकुलर एरिथमियास को करेक्ट करने में खास तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये जो आ जाता है रीपोलराइजेशन वाला फेज, इसको प्रोलॉन्ग कर लेती हैं, यानी कि ये जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये प्रोलॉन्ग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया। अब जो है वो सेल आहिस्ता आहिस्ता डीपोलराइज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रीपोलराइज करेगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि वेंट्रिकल की जो रीपोलराइजेशन होती है उसका ईसीजी पे जो चेंज आती है दैट इज क्यूटी इंटरवल के थ्रू हमें पता चलता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का। तो ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि इस रीपोलराइजेशन वाले फेज को प्रोलॉन्ग करेंगी या एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करेंगी, ड्यूरेशन को, वो बेसिकली क्या करेंगी, क्यूटी इंटरवल को ईसीजी के ऊपर इन्हांस कर लेंगी। सो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं जो कि मेन पॉइंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं क्लास 1 ड्रग्स की डिटेल को। क्लास 1 को फर्दर सब कैटेगराइज कर लेते हैं 1A, 1B और 1C के अंदर। 1A में आ जाता है प्रोकेनामाइड, डाइसल्पायरामाइड और क्विनिडीन। 1B में लिडोकैन, मैक्सिलिटीन, फिनेटाइऑन और 1C के अंदर फ्लेकेनाइड और प्रोपाफिनोन आ जाता है।
मेनली तो इनका फंक्शन क्या है इन तीनों सब क्लासेस का कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ही हैं, लेकिन एडिशनल इनके कुछ एक्शंस आ जाते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया है और उसी लिहाज से फिर इन ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल भी है। सबसे पहले जो 1A की ड्रग्स आ जाती हैं वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी, लेकिन साथ साथ एडिशनली वो क्या कर रही हैं कि पोटाशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती हैं। सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी तो अगेन वही बात है, कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी। कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होगी तो जो QRS ड्यूरेशन आ जाता है वेंट्रिकल्स का वो प्रोलॉन्ग हो जाना है। और पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक किया तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन या फिर इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम से डिस्कस किया, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाना है। जैसे कि इस फिगर के अंदर मैंने सिंप्लीफाइड करके बनाया है कि इन्होंने जो है वो फेज 0 के अप स्ट्रोक को जो है वो डिप्रेस कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, और साथ साथ जो है पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करके इन्होंने एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को भी इन्हांस कर दिया। तो इनका इस्तेमाल क्या है, खास तौर पे ये जो है वो बैकअप ड्रग का काम करती हैं तमाम किस्म के एरिथमियाज के अंदर, वेदर वो वेंट्रिकुलर हो या एट्रियल एरिथमियाज हो, ठीक है। जबकि जो प्रोकेनामाइड है वो हम लोग एज एन अल्टरनेट यूज़ कर रहे होते हैं लिडोकेन की जगह इन एक्यूट MI। अब ये जो 1B की ड्रग्स आ जाती है ना, जिसमें लिडोकेन आ जाती है, लिडोकेन या ये जो 1B की ड्रग्स हैं, ये बेसिकली हम लोग ऐसे एरिथमियाज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि इस्कीमिया के रिजल्ट के अंदर हुए हों। हम लोग कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इन ड्रग्स की। जो क्यूनेडीन है उसके अंदर कुछ अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी हैं और एंटी मस्करेनिक एक्शन भी आ जाता है, लेकिन एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो है वो इस क्लास में डाइसोपेरामाइड की आ जाता है, देन क्यूनेडीन की आ जाती है, एंड देन प्रोकेनामाइड की आ जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स की। जो प्रोकेनामाइड है वो बेसिकली हाइपोटेंशन काज करवाती है और ल्यूपस लाइक एरिथमेटोसिस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम जो है ये काज कर रहा होता है प्रोकेनामाइड। क्यूनेटीन जो है वो किनकोनिज्म की कंडीशन काज करवाती है, जिसके अंदर क्या होता है, हेडेक होता है, वर्टाइगो और टिनाइटिस की कंडीशन हमें नजर आ रही होती है, सर चक्रार होता है और कानों में जैसे सीटियां बज रही होती हैं। कार्डिक डिप्रेशन काज करवा सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर रही हैं। GIT अपसेट काज कर सकते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की कंडीशन भी जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आ जाता है। और फोर्थली जो है ये डिजॉक्सिन की क्लियरेंस को कम करता है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी ये काज कर सकती है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में, अगर आप लोग लिखना चाहें तो। अब डाइसोपैरामाइड की हमने कहा कि सबसे ज़्यादा एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी आ जाती है, तो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स की वजह से जो है वो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हमें नजर आ सकती है पेशेंट्स के अंदर अगर डाइसोपैरामाइड की टॉक्सिसिटी हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि बेसिकली इसकी इन तमाम ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को इन्हांस करता है, दैट इज़ अगर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आ जाए तो उसकी वजह से इसके जो कार्डियक इफेक्ट्स हैं वो एडवर्स हो सकते हैं, जो एरिथमियाज वगैरह काज हो सकते हैं, और साथ में हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने प्रेशर सिम्पैथोमिमेटिक्स की ड्रग्स दे देनी है, जबकि एरिथमियाज को डील करने के लिए हम लोगों ने सोडियम लेक्टेट फ़ौरन से देना है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट आ जाता है। आगे हम देख लेते हैं 1B की ड्रग्स को। इनका मैकेनिज्म क्या है, मेनली तो यही है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, लेकिन खास तौर पे जो इस्कीमिक एरियाज आ जाते हैं ना, ये बेसिकली वहीं पे एक्ट कर रही होती हैं और वहाँ पे ही एरिथमियाज को जो री एंट्री सर्किट के फिनोमेना की वजह से अगर जनरेट हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगी। नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर अगर एरिथमियाज हैं तो वहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, सो ECG के ऊपर कोई चेंज इन ड्रग्स की वजह से हमें नजर नहीं आएगा। एट्रियल टिश्यूज़ के ऊपर इसका बहुत कम इफेक्ट है, और जो इसका सेकंड एडिशनल इफेक्ट आ जाता है दैट इज़ कि ये एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को क्या कर रही होती हैं, शॉर्ट कर रही होती हैं एज कम्पेयर टू 1A ड्रग्स जो कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर रही थी, यानी इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करती हैं। किस तरह से जो लेट इनएक्टिवेटिंग सोडियम चैनल्स हैं ना, ये बेसिकली उनको भी ब्लॉक कर रही होती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका यूज़ बेसिकली कहाँ पे आ जाता है, अगर इस्कीमिया के रिजल्ट में वेंट्रिकल के अंदर एरिथमियाज आ जाते हैं जैसे कि MI के बाद, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो इनका मैकेनिज्म है उसी की लिहाज से इनका यूज़ होगा। और हम इसको एमायोड्रोन के साथ जो कि क्लास 3 की ड्रग्स आ जाती हैं उसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेंट्रिकुलर टेकी एरिथमिया के स्टॉर्म के लिए। और डिजॉक्सिन की वजह से जो एरिथमियाज आ जाते हैं उनमें भी हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इनका क्या आ जाता है, अब ये जो क्लास 1B की ड्रग्स आ जाती हैं जिनमें लिडोकैन, मेक्सिलिटीन वगैरह आ जाता है, तो चूंकि इनमें लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी है, तो जब इनकी टॉक्सिसिटी होगी तो जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स हैं वो इन्हांस हो जाएंगे, जैसे कि CNS की स्टिमुलेशन की वजह से कन्वर्जन वगैरह हो सकती हैं, निस्टिगमस, ड्राउजीनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, पेरिस्थीसिया वगैरह। CVS के अंदर ऑफ कोर्स ही बात है डिप्रेशन होगी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग की वजह से, और
हाइपरकैलेमिया जो है वो इस टॉक्सिसिटी को मज़ीद क्या करेगा, इन्हांस करेगा। अच्छा जी, 1C की ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है कि ये खास तौर पे सिर्फ जो है वो सोडियम चैनल्स को ही ब्लॉक करती हैं और बहुत टाइटली ब्लॉक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन होगी एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल के अंदर, और QRS ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगा। और स्लाइड्स का जो है ये PR इंटरवल को भी इन्हांस करती हैं। PR इंटरवल बेसिकली डिटरमाइन कर होता है द टाइम इंटरवल विच इज टेकन बाय द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसका बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी स्लाइड्स आ जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इसकी पोटाशियम चैनल्स के ऊपर, तो इसका उसके ऊपर कोई रोल नहीं है, तो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ जाता, ना ही उसको प्रोलॉन्ग करता है और ना ही QT इंटरवल को कोई चेंजेस उसके अंदर काज करेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आ जाता है सिंपल सा। अब इसका इस्तेमाल क्या है? ये बेसिकली ऐसे एट्रियल फिब्रिलेशंस के अंदर यूज़ होती है जो कि रिफ्रैक्टरी हो, यानी बाकी ड्रग्स को जो है वो रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, और पैरेक्सिस्मल हो यानी इंटरमिटेंट हो। फ्लिकानाइड का कहा जाता है इट इज़ पिल इन द पॉकेट फॉर पैरेक्सिस्मल रिफ्रैक्टरी एट्रियल फिब्रिलेशंस। और वेंट्रिकुलर जो टेकीरिथमियास आ जाते हैं उसके अंदर भी इन ड्रग्स को हम लोग एज एन अल्टरनेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बर्स्ट इफेक्ट्स की बात कर लें तो जो प्रोपाफिनोन है उसके अंदर कुछ बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स भी हैं, तो इस वजह से हम इस ड्रग को जो है वो एस्थमेटिक्स के अंदर नहीं यूज़ करते, ठीक है। साथ साथ ये इनहिबिटर आ जाता है पी ग्लाइकोप्रोटीन का, और सो हम लोग ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि CYP2D6 के इनहिबिटर्स आ जाते हैं उनको हम लोगों ने कॉशन के साथ यूज़ करना है अगर हम लोगों ने इस ड्रग को इस्तेमाल करना है तो। जी, अब यहाँ पे इस टेबल को आप लोग देख लें कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ECG के ऊपर किस तरह से ये चेंजेस ला रही हैं। सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली। जो 1A की ड्रग्स थी उन्होंने PR इंटरवल को इन्हांस भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही हैं, उसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। और स्लो डाउन कम किस कंडीशन में हो सकती है? चूँकि हमने पढ़ा डाइसोपैरामाइड के अंदर एंटी मस्करेनिक इफेक्ट भी है, तो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट की वजह से PR इंटरवल कम भी हो सकता है। देन QRS ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हुआ ड्यू टू सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट इन QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है क्योंकि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करनी है। रीपोलराइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो रही है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये हम लोग ने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया। लिडोकैन मैक्सिलेटीन ये जो 1B का है इनका कोई इफेक्ट नहीं आ जाता नॉर्मल ECG के ऊपर। थर्ड आ जाता है फ्लिकानाइड। फ्लिकानाइड स्लाइटली जो है वो PR इंटरवल को ज़्यादा करती है चूँकि इसका बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट आ जाता है। और मेन इसका इफेक्ट क्या आ जाता है कि ये चूंकि सोडियम चैनल्स को मार्केटली डिप्रेस कर रही होती है, तो जो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स के अंदर QRS ड्यूरेशन है उसको क्या कर लेगी, प्रोलॉन्ग कर लेगी, क्योंकि सेल टू सेल कंडक्शन स्लो डाउन होगी, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं क्लास 2 ड्रग्स की जिसमें आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये खास तौर पे हमें पता है ना कि बीटा रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि वो जी स्टिमुलेटरी पाथवे के थ्रू सोडियम और कैल्शियम चैनल्स की फोस्फोरिलेशन करती हैं और इन दोनों आइंस का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। अब स्टार्ट में ही हमने बात की थी कि जो SA नोड या फिर AV नोड आ जाते हैं दैट आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मायोसाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली फायर कर रहे होते हैं, उनकी जो फायरिंग है वो बेसिकली इन्हीं दो आइंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, दैट इज सोडियम और कैल्शियम के ऊपर। अब जब इन दोनों आइंस का इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर SA नोड या फिर AV नोड के अंदर, तो उनकी ऑटोमेटिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी फेज 4 का ब्लॉकेज होगा, ऑटोमेटिसिटी कम होगी, हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी। और मेन जो बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट आ जाता है इन ड्रग्स का, ठीक है, वो AV नोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा ECG के ऊपर, जो कि बेसिकली शो कर रहा होता है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ कितने टाइम में जो है वो इम्पल्स ट्रेवल कर रही होती है। तो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि AV की कंडक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई है। सो इनको बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से ऊपर जितने भी होने वाले टेकीरिथमियास है ना, तो उस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेंगी कि ये यहाँ पे ये जो फेज 4 है उसको डिप्रेस कर देंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चूंकि अब ये कैल्शियम या फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, तो ये अगर लेट से कि ये टेकीकार्डिया की कंडीशन है, तो अब इन्होंने क्या करना है, फेज 4 को जो है वो प्रोलॉन्ग कर लेना है, जिसके रिजल्ट में जो टेकीकार्डिया की कंडीशन है वो करेक्ट हो सकती है। एस्मोलोल जो है इसमें अंदर शॉर्टेस्ट एक्टिंग आ जाती है और इसको हम लोग खास तौर पे जब सर्जरी या फिर इमरजेंसी की कंडीशन में एक्यूटली एरिथमिया की कंडीशन नज़र आती है ना, तो एकदम से हम लोग IV एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो ये इसको करेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज ज़्यादा हो, जिसके अंदर हमें पता है कि एपिनेफ्रिन वगैरह नॉर एपिनेफ्रिन आके बीटा रिसेप्टर्स को ही स्टिमुलेट करती हैं,
और टेकीकार्डिया की कंडीशन होती है जैसे कि एक्सरसाइज के बाद, तो ऐसे एरिथमियास को करेक्ट करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैन क्लास 3 की ड्रग्स आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका मेन इफेक्ट क्या है, ये बेसिकली पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही होती हैं, यानी कि इन्होंने क्या कर लेना है, रिपोलराइजेशन को स्लो डाउन कर लेना है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो इन्हांस हो गया, या इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग हो गया, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो मेनली हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज के अंदर। अब एक्सेप्ट जो एमायोड्रोन आ जाती है ना, इसका इफेक्ट क्या है कि ये साथ साथ पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करने के साथ साथ ये सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती है, साथ में इसमें बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स भी हैं कुछ। सो ये क्या करेगी कि पीआर इंटरवल को भी इन्हांस करेगी ड्यू टू बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट, क्यूआरएस इंटरवल को भी इन्हांस करेगी ड्यू टू सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। सो हम इसको यूज़ करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है। बाकी तमाम जो क्लास 3 की ड्रग्स हैं उनको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियस के अंदर यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट एमायोड्रोन जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि ये क्लास 1, 2, 3 और 4 की तमाम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। देन एमायोड्रोन जो है मोस्ट एफिकेशियसली बहुत वाइडली इसका इस्तेमाल होता है तमाम किस्म के एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए, जो कि रेजिस्टेंस वन हो, जो कि रिफ्रैक्टरी एरिथमियास जितने भी आ जाते हैं वो एमायोड्रोन से ट्रीट हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ये क्या करती है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली हमारे लिवर, हमारे लंग्स, हमारे जो थायराइड फंक्शंस हैं उनको जो है वो डिसफंक्शनिंग उनके अंदर काज कर रही होती है, जैसे कि लंग्स के अंदर ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस काज कर सकती है, लिवर के अंदर लिवर की टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, और थायराइड की डिसफंक्शनिंग काज कर सकती है, क्योंकि ये जो ड्रग आ जाती है ना एमायोड्रोन, इसके अंदर आयोडीन होता है और ये थायरोक्सिन से मिलती जुलती है, तो इस वजह से ये हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन काज कर सकती है। साथ साथ जो कॉर्निया है या स्किन है उसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल की डिपॉजिट्स इसकी वजह से हो सकते हैं, और ग्रे ब्लू स्किन की डिसकलरेशन जो है ये काज करती है। सो इन तीन फंक्शंस को जो है वो एमायोड्रोन को स्टार्ट करने से पहले ये तीन चीज़ें जो है वो मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट पेशेंट के करवाने चाहिए, ताकि आपको उसका स्टेटस पता हो कि इन तमाम ऑर्गन्स का उसी लिहाज से हम इस ड्रग को चेंज कर सकते हैं या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इस पे हम बात कर लेते हैं क्लास 4 ड्रग्स की, जिसमें आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन क्लास के, वेरेपामेल और डिल्थियाज़म दैट आर कार्डियक स्पेसिफिक। हमें पता है कि कैल्शियम डिपेंडेंट जो डीपोलराइजेशन आ जाती है वो ऐसे नोड या एवी नोड के ऊपर आ जाती है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव आ जाते हैं एवी नोडल री एंट्री टेकीकार्डिया, वहाँ पे ये फेज 4 को स्लो डाउन करेंगे और उसके रिजल्ट में कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और इसको हम लोग ऑफ कोर्स ही बात है कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का ऐसा कोई रोल नहीं है। और लास्ट पे जो है वो बाकी क्लासेस ऑफ ड्रग्स की भी हम लोग देख लेते हैं। क्लास 2 प्रोपेनोल एस्मोनोल, इसने चूंकि बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट एवी नोड पे इसका स्पेसिफिकली आ जाता है, तो पीआर इंटरवल को इसने एनहांस कर लिया। मायोड्रोन के अंदर सारे एक्शंस आ जाते हैं, तो इसने पीआर इंटरवल को भी इनहांस करना है, क्योंकि स्लाइटली बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने की वजह से क्यूआरएस ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर लिया, और मेन इफेक्ट इसका क्या है कि पोटाशियम चैनल्स को मार्केटली ये डिप्रेस कर रही होती हैं, इसकी वजह से ये क्यूटी इंटरवल को सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती हैं, ठीक है। देन आईब्यूटालाइड और डोफिटिलाइड इसी क्लास में आ जाती हैं, लेकिन इनका हाल ही काम क्या है, सिर्फ ये पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, तो ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर लेंगी। सोटालोल आ जाता है। सोटालोल के अंदर बेसिकली एक तो क्लास 3 की प्रॉपर्टीज़ हैं और क्लास 2 की हैं, यानी बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी है और पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट भी है। तो बीटा ब्लॉकिंग की वजह से पीआर इंटरवल ज़्यादा हो, और पोटाशियम चैनल ब्लॉक करने की वजह से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर लेगा। वेरेपेमेल क्या करेगा, हमने अभी बात की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा एवी नोड के अंदर और पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देगा। अच्छा जी, लास्ट पे हम लोग इन तमाम एंटी एरिथमिक ड्रग्स की समरी ले लेते हैं कि कौन सी क्लास की ड्रग हम लोगों ने कौन से टाइप के एरिथमियास के अंदर इस्तेमाल करनी है। एक जनरल सा रूल आप लोगों ने याद रखना है कि जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज होंगे, एट्रियल या फिर एवी नोडल जो आ जाती हैं ऐसे नोड की टेकीकार्डियाज, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्लास 2 और क्लास 4 की जो ड्रग्स हैं उनको मेनली एज अ फर्स्ट चॉइस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन साथ में एडिनोसिन या फिर डिजॉक्सिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियास के अंदर हम लोग क्लास 1 या फिर क्लास 3 की ड्रग्स में से कोई ड्रग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशंस के अंदर जो एट्रियल एरिथमियाज आ जाते हैं उनके अंदर हम लोगों ने मेनली जो है वो क्लास 2 या क्लास 4 में से कोई ड्रग इस्तेमाल करनी है।
अच्छा, एमायोड्रोन की जो बात की गई है, एमायोड्रोन चूँकि हमने पढ़ा था कि एमायोड्रोन हर किस्म के एरिथमियाज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। ये ऑल्दो क्लास 3 की ड्रग है, लेकिन स्टिल ये एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए यूज़ होती है अगर एट्रियल फिब्रिलेशन बाकी 2 ड्रग्स से सॉर्ट आउट ना हो रहा हो, ठीक है? और प्रोपाफेनोन की भी हम लोगों ने बात की कि ये बेसिकली 1C क्लास की ड्रग आ जाती है, जो कि रिदम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ पिल इन द पॉकेट फॉर पैरोक्सिस्मल और रिफ्रैक्टरी एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन ऐसी एट्रियल फिब्रिलेशन जिसके अंदर हार्ट के कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो, ठीक है, उसके अंदर हम लोग प्रोपाफेनॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी एवी नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया या एक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें अगेन हम लोग क्लास 2 या फिर क्लास 4 में से कोई ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज के अंदर आपने याद रखना है कि मेनली हम लोग क्लास 1 या फिर क्लास 3 की ड्रग्स यूज़ करेंगे। अब 1B की इन्होंने बताई हुई है लिडोकेन, जो कि खास तौर पे हमने बात की कि जो इस्कीमिया की वजह से अगर वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर टेकिकार्डिया की कंडीशन होगी है तो उसमें हम लोग 1B की क्लास को यूज़ करेंगे लिडोकेन। और अगर नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर एरिथमियाज़ की कंडीशन स्टार्ट होगी है तो उसमें एमायोड्रोन इज़ अ मेन चॉइस, जो कि क्लास 3 की ड्रग से बिलोंग कर रही है।